भाई, मुझे सर्जरी करवानी है। डॉक्टर ने कहा है कम से कम 35 लाख रुपए चाहिए। मुझे पता है यह बहुत बड़ी रकम है। बड़ी बहन अनन्या ने अभी पैसा मांगा ही था कि भाई की बात सुनकर चौंक गई। छोटा भाई रोहन थोड़ा सोचते हुए बोला, ठीक है दीदी, लेकिन एक प्रॉमिसरी नोट लिखना होगा। उस एक वाक्य ने अनन्या को जैसे पत्थर बना दिया। प्रॉमिसरी नोट? वह विस्मय से रोहन की आवाज में छिपी शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रही थी। अपने ही छोटे भाई से उधारी का कागज? उसका दिल टूट गया, जैसे किसी ने उसके भरोसे पर वार किया हो। एक पल को वह बोल ही नहीं पाई। उसकी आंखें भर आईं। क्या रिश्तों में अब सिर्फ कागज और हिसाब रह गया था? अनन्या के पास कोई और रास्ता नहीं था। जिंदगी बचाने के लिए उसे यह कड़वा घूंट पीना ही था। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं लिख दूंगी। मैं कल सुबह फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आ रहा हूं, रोहन ने कहा। कॉल करते ही अनन्या बिस्तर पर बैठ गई। बाहर रात गहराती जा रही थी और भीतर उसके टूटते दिल की आवाज। कभी नहीं सोचा था कि भाई से पैसे लेते समय ये कागज मेरा सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। अनन्या मन ही मन बुदबुदाई। अगली सुबह अनन्या अस्पताल में बैठी हुई रोहन का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद उसके सामने एक परिचित आवाज गूंजी, दीदी। उसने ऊपर देखा, वही चेहरा, लेकिन अब और परिपक्व, नजरों में दृढ़ता, कंधों पर जिम्मेदारियों का भार। अनन्या उसे देख कर रो पड़ी। रोहन ने झुककर उसके कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा दीदी। उसने बैग खोला और अंदर से पैसों से भरा हुआ एक लिफाफा निकाला। फिर अनन्या ने प्रॉमिसरी नोट लिखा। हर अक्षर उसके दिल में गड़ी हुई सुई की तरह लग रहा था। साइन करते ही उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। रोहन ने कागज तह किया, बैग में रखा और कहा, अब ऑपरेशन पर ध्यान दो, मैं यहीं हूँ। सर्जरी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। डॉक्टरों का दल वहां आया और अनन्या को ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाने लगे। अनन्या के बच्चे रोने लगे। मम्मा, आप ठीक हो ना? अनन्या ने उन्हें गले लगाया। मैं जल्द ही वापस आऊंगी। रोहन ने बच्चों को संभाला और उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की। स्ट्रेचर आगे बढ़ता गया और अस्पताल के दरवाजे बंद हो गए। ऊपर चमकती लाइट्स, रास्ते में गुजरती मशीनें और दिमाग में हजारों तरह के डरावने ख्याल। ऑपरेशन थिएटर के भीतर जाते समय उसकी आखिरी नज़र रोहन पर पड़ी। वो हाथ जोड़कर खड़ा था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पाई। दुख, अपराध बोध या कुछ और। दरवाजा बंद हुआ। घंटों तक सुइयों की टिक टिक सा इंतजार चला। रोहन हर मिनट घड़ी देख रहा था। क्यों मेरा दिल इतना भारी है? मैंने कुछ गलत किया क्या? वह खुद से पूछता रहा। आखिरकार डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। सर्जरी सफल रही। रोहन की आंखों में राहत के आंसू आ गए, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी चुभ रहा था, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? कई दिनों बाद जब अनन्या की आंखें पूरी तरह खुली तो उसने खुद को आईसीयू से बाहर एक शांत कमरे में पाया। शरीर बेहद ही कमजोर था, लेकिन उसके मन में राहत की एक हल्की सांस थी। रोहन उसी कमरे के कोने में सोया हुआ था। उसके चेहरे पर बेहद थकान थी और आंखों के नीचे सूजन। शायद कई रातों से ठीक से सोया नहीं था। अनन्या ने उसे देखते हुए सोचा, क्या वह सच में इतना बदल गया है? कागज का वह टुकड़ा उसके दिमाग पर जैसे एक बोझ बन गया था। कुछ देर बाद रोहन जागा। कैसी हो दीदी? ठीक हूं, अनन्या ने धीरे से कहा। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। फिर वह बोली, रोहन, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं पैसे वापस नहीं करूंगी? रोहन ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी अनन्या के लिए किसी खंजर से कम नहीं थी। कमरे की खिड़की से आती रोशनी उसके दिल की अंधेरी जगह को और गहरा कर रही थी। दिन बीतते गए। अनन्या धीरे धीरे ठीक होने लगी।
लेकिन उसके मन में एक अदृश्य दर्द जमा होता गया। हर बार जब वह जेब में रखा प्रॉमिसरी नोट के बारे में सोचती, उसका दिल कस कर बंध जाता। जब भी रोहन इलाज की फाइल देखता और दवाइयों का बिल लाता, अनन्या के मन में एक अजीब सा डर उठता। क्या वह पैसों की याद दिलाएगा? उसने खुद को व्यस्त दिखाने की कोशिश की, लेकिन मन हर पल उस कागज की ओर खींच जाता। एक दिन नर्स ने कहा, अब आपकी छुट्टी हो गई है। सब सामान समेटते हुए अनन्या ने रोहन से कहा, मैं अब घर चली जाती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन ने सिर्फ इतना कहा, अपना ध्यान रखना। किसी ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन दोनों के बीच एक भारी सन्नाटा खड़ा हो गया। घर लौटते समय रास्ते में बस से बाहर देखते हुए अनन्या की आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। क्या रिश्ते में अब सिर्फ वो कागज ही बचा है? 1 महीना बीत गया। अनन्या रसोई में चाय बना रही थी, लेकिन उसके दिल में फिर से टीस उठी। उसने अलमारी से वो लिफाफा निकाला जिसमें प्रॉमिसरी नोट रखा था। कागज अभी भी नया और सख्त था, जैसे उसमें लिखे हुए शब्द कभी नहीं मिटेंगे। उसने उसे धीरे धीरे खोला, लेकिन ये क्या? उसमें लिखा हुआ 35 लाख रुपए, उधार, तारीख और हस्ताक्षर सब कटा हुआ था। लेकिन तभी उसकी नज़र नीचे की ओर गई। वहाँ और शब्द थे, साफ और मजबूत अक्षरों में, रोहन की लिखावट में, जिसे वह पढ़ी ही नहीं थी। उसने धड़कते दिल से पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी दीदी रुपीमा, आपका यह बेटा रोहन अपनी राह से भटक गया था। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जब से मैंने होश संभाला, अपने आप को तुम्हारी ही गोद में पाया। मम्मी पापा कब दुनिया छोड़कर गए थे, ये तो मुझे याद ही नहीं। दीदी, आपने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं लाखों लाख कमाता हूँ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ दीदी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये बातें आपसे कह सकूं। मैंने आपका दिल बहुत दुखाया दीदी। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। ये बातें पढ़ते ही अनन्या ने कागज को कसकर पकड़ा। दुनिया जैसे थम सी गई। उसकी सांसें तेज हो गई। वह भाग कर लिविंग रूम में आई, कुर्सी पर बैठी और जोर से रो पड़ी। रोहन, तुमने बताया क्यों नहीं? अनन्या बार बार वह नोट पढ़ रही थी। आगे लिखा था, अगर कभी जीवन में मुश्किल आए तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ दीदी। उसने कागज को सीने से लगाया। क्यों रोहन, क्यों तुमने मुझे गलत समझने दिया? उसने फोन उठाया, रोहन का नंबर डायल किया। पहली बार घंटी बजी, कोई जवाब नहीं। दूसरी बार, फिर भी नहीं। तीसरी बार, हेलो दीदी। अनन्या रोते हुए बोली, तुमने नीचे क्या लिखा था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कुछ पल चुप्पी रही, फिर रोहन की आवाज़ टूटी और भारी थी। दीदी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं आपसे कुछ कह सकूं। एक पल को समय थम सा गया। सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। फिर अनन्या बोली, पागल लड़के, तूने मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा मैंने अपना भाई खो दिया। रोहन ने वादा किया, मैं अभी आ रहा हूँ दीदी। अनन्या ने फोन रखा और खिड़की से बाहर देखा। आज हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में सालों बाद एक मीठी गर्माहट महसूस हो रही थी। उसे अपना खोया हुआ भाई वापस मिल गया था। कुछ समय बाद रोहन अनन्या के घर के दरवाजे पर खड़ा था। वही चेहरा, लेकिन आज आंखों में वजनबीपन नहीं था जो अस्पताल में दिखा था। अनन्या ने जैसे ही दरवाजा खोला, रोहन सीधे अनन्या के गले लग गया और एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं बहुत स्वार्थी हो गया था।
रोहन बुदबुदाया। अनन्या ने उसके सिर पर हाथ फेरा, ठीक वैसे ही जैसे वह बचपन में करती थी जब रोहन को चोट लगती थी। घर के अंदर का माहौल बदल गया था। अनन्या के बच्चे जो मामा को देखकर पहले सहमे हुए थे, अब उनकी आंखों में प्यार देखकर राहत महसूस कर रहे थे। फिर अनन्या बोली, भाई तुमने कोई गलती थोड़े ही की थी जो बार बार माफी मांग रहे हो। अपना हक ही तो मांगे थे। तुम्हारा भी तो परिवार है भाई। मैंने ही कुछ ज्यादा सोच ली थी। एक बात और, मैं ये 35 लाख रुपए तुम्हें जरूर वापस करूंगी। रोहन ने ना में सिर हिलाया। दीदी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अनन्या थोड़ी सी मुस्कुराई। भावुक मत हो रोहन, यह यथार्थवादी बात है। जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं जरूर दूंगी, ताकि कल को तुम्हारे बच्चों को यह न लगे कि उनके पिता अपनी बहन पर पैसे लुटा दिए। हमें अपने रिश्तों को इतना साफ रखना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को कोई गलतफहमी न हो। पैसा व्यवहार है और प्रेम संस्कार, दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। रोहन दीदी की समझदारी देखकर दंग रह गया। वो समझ गया कि दीदी सिर्फ भावुक नहीं बल्कि स्वाभिमानी भी है। यह उस दिन की सबसे बड़ी सीख थी। उस रात जब सब खाना खा रहे थे तो किसी के हाथ में मोबाइल नहीं था। सब आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। अनन्या ने महसूस किया कि सर्जरी सिर्फ उसके शरीर की नहीं हुई थी, बल्कि उसके परिवार के टूटे हुए रिश्तों की भी सर्जरी हो गई थी। और इस तरह से भाई बहन के बीच मुरझाया हुआ रिश्ता फिर से हरा हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।